से सटे गुरुग्राम में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब हर रोज 200 से ज़्यादा मामले निकल रहे हैं कोरोना के। एक हॉस्पिटल था पहले, वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है। अब दूसरा एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, ईएसआई हॉस्पिटल। उसके बाद कोई भी फैसिलिटी नहीं है। गुड़गांव में मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। उन प्राइवेट हॉस्पिटल में मना कर दिया है कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट का पूरा तंत्र पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है और यहाँ लोग सिर्फ प्राइवेट सिस्टम के भरोसे रह गए हैं और प्राइवेट सिस्टम ने सिर्फ यहाँ लूट मचा रखी है और कोई काम नहीं कर सकता। गुड़गांव में जैसे आबादी बढ़ी है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हॉस्पिटल्स और एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कर पाई है सरकार। और स्वास्थ्य के ऊपर तो बहुत बुरी हालत है गुड़गांव के अंदर। सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है। कभी कहते हैं जी बॉर्डर सील होंगे, कभी कहते हैं जी बॉर्डर खुल जाएंगे। जब एक बार इन्होंने लॉकडाउन जब खोल दिया था, बॉर्डर खोल दिए थे, तो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपना छोटा काम स्टार्ट कर दिया था। तीसरे दिन फिर बॉर्डर सील हो गए, उनका काम वहीं खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया सिस्टम। ट्रेस नहीं कर पा रहे कि ये बेसिकली एक आदमी को ये कोरोना कहाँ से पॉजिटिव आ गया, वो ये भी नहीं बता पा रही सरकार के। हर रोज 200 आ रहे हैं तो इसका मतलब केस बढ़ रहे हैं और सरकार को इसके बारे में अपनी हेल्थ सिस्टम को सुधारना चाहिए। लॉकडाउन को जो खोला गया है वो इतना जल्दी और इतना ज़्यादा खोल दिया गया है कि लोगों ने सड़कों के ऊपर इधर उधर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा करनी चालू कर दी है। गाइडलाइंस इतनी तेज़ी से चेंज होती हैं तो टेस्टिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही। हमारा ये मानना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे, एक तो आपको ये पता चलेंगे कि कितने केसेस हैं। जब आपको ये पता चलता है कितने केसेस हैं तो आप उसी हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे मेदांता, आर्टेमिस वगैरह, उनमें अच्छी वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं। परंतु देखिए, हर आदमी जाकर प्राइवेट के अंदर इलाज नहीं करा सकता। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। और मुझे ये लगता है कि इसको कम करने का एक तरीका ये है कि 15 दिन के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर्फ्यू जैसा लगा देना चाहिए ताकि लोग घर से बाहर नहीं निकलें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। अभी आपने गुरुग्राम का जायज़ा लिया, हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर की रिपोर्टिंग की कुछ झलकियां देखी। हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब से आ रही इस खबर के बहाने सरकारी योजनाओं और नीतियों को बनाते समय जिस तरह से सनक की भूमिका बढ़ती जा रही है, उसका उल्लेख करना चाहता हूं। सबको ये फितूर चढ़ा हुआ है कि इस देश में जिसके आधे लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, स्मार्टफोन पहुंच गया है तो हर बात में हर चीज ऑनलाइन कर दी जाए। आपने देखा कि केरल में एक लड़की ने स्मार्टफोन ना होने के कारण, ऑनलाइन एजुकेशन से पिछड़ने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। अब यह खबर पंजाब के मनसा से आ रही है कि रमनदीप कौर नाम की एक लड़की जो 11वीं की छात्रा हैं, उसने आत्महत्या कर ली। अब सरकार को समझ में आ रहा है कि पता किया जाए कि किस छात्र के पास कि स्मार्टफोन है या नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब आजकल अफसरान जो हैं वो सनक के शिकार हो गए हैं कि उनको कुछ प्रचार, ऐप, ये सब मीम, इन्हीं सब के फोटो में उनको भारत दिखाई देने लगा है। अब आते हैं दिल्ली पर, गुरुग्राम पर भी आते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। 1900 लोगों को पिछले कुछ दिनों में भर्ती किया गया है और 100 लोगों को तकलीफ हुई होगी, वो ये मानते हैं। उनका कहना है कि जितनी भी शिकायतें हुई हैं उन कमियों को हमने दुरुस्त किया है। मीडिया को उन्होंने सैल्यूट भी किया है। अगर मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से ये कह रहे हैं कि 1 या 2 स्टोरी को दिखाकर मीडिया ने बदनाम करने की कोशिश की, तो शायद उन्हें अपने विचारों में संशोधन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि अगर वो ये बात का श्रेय ले रहे हैं कि मीडिया ने अगर ऐप में कमी की शिकायतें दिखाई तो उन्होंने ठीक कर लिया, यानी उनकी सरकार सुन रही है, देख रही है, कर रही है, तो उन्हें इस बात का भी श्रेय देना चाहिए कि इसकी नौबत तब आई जब इन्हीं 5-6 लोगों ने, जिनके परिजनों की मौत हो गई, उन्होंने मीडिया का दरवाजा खटखटाया कि अस्पताल वाले कुछ और बोल रहे हैं, ऐप वाले कुछ और बोल रहे हैं। मीडिया ने वही बात दिखाई। इसलिए जिन लोगों ने आवाज उठाई उनका श्रेय दिया जाना चाहिए। ठीक ही उन्होंने मीडिया को सैल्यूट किया है, लेकिन इसके बहाने
ये जो 10-5 स्टोरी है इसको 10-5 बता के खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 1 लाख बेड की जरूरत पड़ेगी। तो क्या यह चुनौती सिर्फ दिल्ली सरकार की है? बात बात में दिल्ली को चलाने के लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल आ जाते हैं, तो इसमें हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी क्या भूमिका होगी? जो केंद्र के दिल्ली में अस्पताल हैं, अगर दिल्ली में 31 जुलाई तक 1 लाख बिस्तरों की जरूरत है तो उन अस्पतालों की क्या भूमिका होगी? क्या सब कुछ दिल्ली सरकार पर छोड़ दिया जाएगा? इस पॉइंट पर गौर कीजिए, वरना जो हाल गुरुग्राम का बताने जा रहा हूं और जो आपने सुना है, अब आपको कुछ भी करेक्ट करने का मौका यहां से नहीं मिलेगा। सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। मोटे मोटे तौर पे देखें तो दिल्ली के अस्पतालों में जब कोरोना नहीं था, नॉर्मल टाइम में दिल्ली के अस्पतालों में 50% लोग दिल्ली के बाहर से आके इलाज कराते हैं। तो अगर वो अभी माना जाए तो जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए, उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा कल से, परसों से। तो अब आपको तय करना है कि दिल्ली में इन बातों की राजनीतिक व्याख्या की जाए, इन बातों में राजनीति जरूर होगी, या फिर अपने जीने का इंतजाम किया जाए। अब आपके पास वक्त वैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद वायरल करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। गुरुग्राम पर आते हैं। 29 मई को गुरुग्राम में 520 केस थे, अभी कोई मैसेज आया है, और 9 जून को 2329 केस हो गए, यानी कितनी तेजी से बढ़े। अब आप देखिए कि ये क्लासिक केस है गुरुग्राम का। हाँ, यहां के अपार्टमेंट के नाम यूरोप के गांव गलियों के नाम पे तो रख लिए गए। लोगों ने ध्यान तक नहीं दिया कि जहां की इलाके में रहते हुए अपनी अमीरी का गुणगान कर रहे हैं, सेल में अपना बरमूडा खरीद कर कूल लग रहे हैं लोग, उस शहर में सरकारी अस्पताल सिर्फ एक है। उसकी क्या हालत है अभी हम नहीं जानते हैं। 250 प्राइवेट अस्पताल है। गुरुग्राम में जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है वो चिंता की बात है। 11 लोगों की यहां पर मौत हुई है। मंगलवार शाम के बुलेटिन में हरियाणा में 4,970 सैंपल वेटिंग थे। मुकेश ने बताया कि यहां पर लैब में सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट के लिए पीजीआई रोहतक भेजे जा रहे हैं। एक ESISC जो मजदूरों के लिए उनके बजट से अस्पताल बनता है, उसे भी कोविड अस्पताल बनाया गया, लेकिन मूल उसको छोड़ दें तो सिर्फ एक ही है जिला का जो अस्पताल है वो सरकारी अस्पताल है। अगर आप देखें कि ESIS जो गुरुग्राम का अस्पताल है वहां 72 डॉक्टर हैं, 92 नर्स हैं। क्या ये संख्या पर्याप्त होगी? मानेसर ESIC में 40 डॉक्टर हैं, 66 नर्स हैं। ये वेबसाइट से कुछ जानकारी मिली है। इलाज के दौरान इनकी अगर आप देखें तो कुछ क्वारंटीन भी हो जाएंगे। क्या ये संख्या पर्याप्त है? तो क्या गुरुग्राम में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, क्या ये धारणा बना लेने से काम चल जाएगा कि वहां रहने वाले सभी अमीर हैं? बीमा पॉलिसी से अस्पताल नहीं बनता है, बीमा पॉलिसी से इलाज नहीं होता है। वो सरकार के विज्ञापन में बड़ी कामयाबी जरूर नजर आता है। ये फोटो आप समझ गए होंगे, दूसरी तीसरी बार बता रहा हूं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ हैं। मुकेश, आप बताइए कि जो सरकारी अस्पताल आप देखकर आए हैं और जिन लोगों से भी बात की है, जिसकी झलकियां अभी हमने दिखाई है, आप जरा बाकी लोगों को बताएं कि दिल्ली की जिस तरह से हमने समीक्षा की है, गुरुग्राम में अभी क्या है, क्यों वहां के लोग इतने चिंतित हैं? मैसेज भरकर भेज कर मेरा इनबॉक्स भर दिया है लोगों ने।
देखिए रवि जी, गुरुग्राम को सपनों का शहर कहते हैं। सपनों का शहर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स हैं, क्लब हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं और चमचमाती हुई सड़कें हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। लेकिन इस शहर में 30 लाख की आबादी वाले इस शहर में अब लोगों के सपने टूट रहे हैं और इसलिए टूट रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम पिछले 9 दिनों की बात करें तो यहाँ करीब 1500 मामले बढ़े हैं। कुल मामले 2300 से ऊपर निकल गए हैं, जिनमें 9 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह से मैं गुरुग्राम में हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और जानकारी ये मिली है कि पूरे शहर में, यानी कि पूरे ज़िले की बात करूँ मैं, तो केवल एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसका नाम है सिविल हॉस्पिटल, और इस अस्पताल में 60 डॉक्टर हैं और करीब 80 नर्सें हैं। इसके अलावा इस पूरे शहर में कोई भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है। लोग डिपेंडेंट हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस तरह से इलाज के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं ये हम सबको मालूम है, और किस तरह से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं ये भी सबको अंदाज़ा होगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में बहुत ज़्यादा बिल आता है, इसलिए लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में केवल 15 बेड हैं। जो कोविड के मरीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर केवल 15 बेड हैं। बाकी जो ESIC हॉस्पिटल है वहाँ पर 140 बेड हैं, और जो मानेसर में एक हॉस्पिटल प्राइवेट बनाया गया है कोविड के मरीजों के लिए, वहाँ पर भी 140 बेड हैं। तो कुल मिलाकर सरकारी अस्पतालों में यहाँ पर करीब 300 बेड हैं, जबकि 2300 से ऊपर मरीज़ अब तक टोटल जो है वो हो चुके हैं कोरोना के। इसके अलावा जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर हालात ये हैं कि डॉक्टर तमाम डॉक्टर्स हैं उनको पेड़ों के नीचे बिठाया गया है। पेड़ों के नीचे वो OPD चला रहे हैं, क्योंकि कोविड के अलावा जो बाकी मरीज आते हैं उनको वो लोग पेड़ों के नीचे इस तपती हुई गर्मी में मरीजों को देख रहे हैं। उनका कहना यह है कि एक तो अंदर स्पेस नहीं है और अंदर कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पेड़ों के नीचे 7 OPD बना दी गई हैं, जहाँ पर महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर बैठे हैं और वहीं पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ की हालत ये है कि एक ही हॉस्पिटल है और उसी के सहारे पूरा शहर चल रहा है। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वो ज़रूर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, वो भटकता रहेगा, और इस तरह से एक बड़ी परेशानी यहाँ पर बनती जा रही है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो यहाँ पर सैम्पलिंग हो रही है कोरोना की टेस्टिंग की, केवल यहाँ पर सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से सारे सैंपल PGI रोहतक भेज रहे हैं, वहाँ पर उनकी जांच होती है। गुरुग्राम में कोई भी सुविधा नहीं है कोरोना की जांच के लिए। मैंने जो यहाँ के जो RWA के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी यहाँ के बारे में, ज़रा वो सुनते हैं। गुरुग्राम में पहले जो है कम केस आ रहे थे, लेकिन पिछले 9 दिनों से लगातार 200 से ऊपर केस निकल रहे हैं और लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है वजह क्या है? देखो, इसके कारण तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। एक तो इन्होंने पहले ये नहीं बताया कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक केस से दूसरे केस में ट्रांसफर कैसे होता है। दूसरा, इन्होंने ज्योग्राफी एरिया नहीं आइडेंटिफाई किया कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा केसेज हैं। तीसरा, यहाँ पर एक हॉस्पिटल, सिर्फ एक हॉस्पिटल था पहले, वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है। अब दूसरा एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, ESI हॉस्पिटल। उसके बाद कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना वहाँ पर सफाई की फैसिलिटी है, ना वहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ प्रॉपर नर्सिज हैं। तो गुड़गांव में मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन प्राइवेट हॉस्पिटल में मना कर दिया है कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं लिया जाएगा। ये इस गुड़गांव में जैसे आबादी बढ़ी है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हॉस्पिटल्स और एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कर पाई है सरकार, और स्वास्थ्य के ऊपर तो बहुत बुरी हालत है गुड़गांव के अंदर। केवल एक ही हॉस्पिटल है यहाँ सरकारी? एक ही हॉस्पिटल है, वो ESI हॉस्पिटल के नाम से है। वो भी बहुत दूर है, जैसे न्यू गुड़गांव से देखिए तो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। सरकार की तरफ से तो कोई अवेयरनेस नहीं है। इसके 3 सिस्टम है। सबसे पहले मास्क के बारे में बताया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बताया जाए, फिर हाथ धोने के बारे में। ये बेसिकली इसके पिलर हैं इसको रोकने के लिए। इसके बारे में सरकार की, हम बार बार सरकार से कहते हैं किसी को या तो एम्बेसडर नियुक्त कर दीजिए, या सरकार की तरफ से विज्ञापन दीजिए, या मीडिया के माध्यम से बताइए। ये चीज़ें जब तक नहीं बताएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें रुक नहीं सकती हैं। अगर इसके लिए एक ये ट्रेस नहीं कर पा रहे कि ये बेसिकली एक आदमी को ये कोरोना कहाँ से पॉजिटिव आ गया, वो ये भी नहीं बता। जागरूक व्यक्ति हैं, और राठी साहब जैसा ही कहा कि बहुत जागरूक व्यक्ति हैं और अपने शहरियों के लिए काफ़ी लड़ते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि गुड़गांव से गुरुग्राम हो जाने से परंपरा तो मिल गई, लेकिन अस्पताल नहीं मिला है। इतने आधुनिक शहर में
ये सब मैं हिंदी में बोल रहा हूं, अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूं। इतने आधुनिक शहर में लैब जो है नहीं है। सैंपल यहां से लिए जा रहे हैं और रोहतक के पीजीआई में भेजे जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए। तो इसका उपाय मुझे यही समझ में आता है कि अगर बड़ी मात्रा में व्हाट्सएप के मीम की अनिवार्य सप्लाई कर दी जाए, प्रोपेगेंडा वाली, और सारे लोगों को एक कमरे में बिठा के प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल लगा दिया जाए कि आप यही देखें, तो हो सकता है कि लोग फिर उन सपनों में खो जाएं और सामने आती हुई इस वास्तविकता को ना देखें। अगर समाज के इस जागरूक संपन्न शहरियों का यह हाल है, शहर का यह हाल है कि यहां पर कोई सरकारी अस्पताल एक है, डॉक्टर बाहर बैठे हैं पेड़ के नीचे इलाज करने के लिए, और जो सरकारी बेड है 300, उससे कहीं ज्यादा मरीजों की संख्या हो चुकी है। तो अब आप देखिए कि सब कुछ न्यूज चैनलों पे तो हमारे पास सबका संसाधन नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है? हमने, इस समाज ने, इस तबके ने परवाह नहीं की कि भारत के गरीबों के साथ क्या हो रहा है, सड़कों पे जो मजदूर जा रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा है, लोगों ने परवाह नहीं की। किसी बड़े आर्थिक तबके को देख लीजिए तो, हालांकि उसी में से लोग मदद करने वाले भी आए, लेकिन सब सुन बैठे रहे। लेकिन अब जब अपने शहर का हाल देख रहे हैं कि 2300 लोग आ चुके हैं यहां मरीजों की, वहां बड़े बड़े अस्पताल अब किसी काम के नहीं हैं, वो खुद राठी साहब कह रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही है। तो आईएमए के प्रेसिडेंट से भी बात की है मुकेश सिंह सेंगर ने, जो वहां के डॉक्टर है, जो आईएमए से जुड़े हुए हैं, वो देखिए क्या कह रहे हैं गुरुग्राम के शहरियों के लिए। सर, गुरुग्राम में अचानक से जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? इसका मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारण मानता हूँ, एक तो लॉकडाउन को खोल देना, और लॉकडाउन को जो खोला गया है वो इतना जल्दी और इतना ज़्यादा खोल दिया गया है कि लोगों ने सड़कों के ऊपर इधर उधर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा करनी चालू कर दी है। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी हो गई है मार्केट के अंदर कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा कारण है फेस मास्क को प्रॉपरली यूज नहीं करना। गुरुग्राम एक मॉडेस्ट लेवल के ऊपर है, मैं ये कहूँगा। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ये है कि एक तो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल एक ही है जिसमें 1 या 2 वेंटिलेटर की सुविधा होगी, मेरे ख्याल में तो वो भी नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे मेदांता, आर्टेमिस वगैरह, उनमें अच्छी वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, परंतु देखिए हर आदमी जाकर प्राइवेट के अंदर इलाज नहीं करा सकता। इसका इलाज काफी कॉस्टली है, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए। और दूसरी बात यह है कि लोगों को एक बात ये जरूर समझनी पड़ेगी कि जब तक आप अपने ऊपर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। और मुझे ये लगता है कि इसको कम करने का एक तरीका ये है कि 15 दिन के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसा लगा देना चाहिए ताकि लोग घर से बाहर नहीं निकले। अब आपने गुरुग्राम का हाल देखा। नोएडा से जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो सौरभ शुक्ल का मैसेज आता है कि यहां पर 35 ऐसे मरीज पाए गए जो नेगेटिव थे, मगर गलत रिपोर्ट दे दी गई पॉजिटिव, और इन सब को उठाकर कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया गया। अगर हम 24 मार्च से लेकर अभी तक सिर्फ इन्हीं सवालों पर बात कर रहे होते, जमात और व्हाट्सएप मीम में हमें नहीं भटकाया गया होता, तो आज हम खुद अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से बचाने की स्थिति में होते। सौरभ, फिर क्या हुआ? अगर ये आए तो कौन लोग थे जो जांच कर रहे थे? गलत रिपोर्ट कोई कैसे दे सकता है? और 35 की संख्या तो बहुत बड़ी संख्या है। जी बिल्कुल रवीश, ये कुछ दिनों पहले हुआ जिसकी जांच आज की करके ये हमें बताया गया सरकारी तरफ से। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि अगर इंसान को कोई तकलीफ है और वो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है कि मुझे भर्ती कर लो, तो उससे बोला जाता है कि आप पहले कोविड की रिपोर्ट करा के, टेस्ट करा करके आइए, तब हम आपको भर्ती करेंगे। तो इसी चक्कर में जब सवाल पूछे जाते हैं तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट लैब्स हैं, वो खेल में आ जाते हैं। तो नोएडा में 35 ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी प्राइवेट डॉक्टर को बोला कि उनको ये सारे जुकाम बुखार सीजनल है, तो उन्होंने बोला कि आप कोविड टेस्ट करा लीजिए। तो उन्होंने कुछ प्राइवेट लैब्स को संपर्क किया जो ऑनलाइन में जाके करते हैं लोग। उन ऑनलाइन से कॉन्टैक्ट निकालकर उनके सैंपल लिए गए और कुल ऐसे 35 लोग रवीश, उनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। जब उनको रिपोर्ट आई तो नोएडा में ये नियम है कि उनको भर्ती कर लिया जाता है, सीधे जाकर के सरकार उनको अस्पताल में भर्ती कर लेती है।
और उनको 2 दिन तक कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ रखा गया और सरकार ने फिर वापस उनकी रिपोर्ट कराई, जिसकी जांच कराई सरकारी लैब से, और सरकारी लैब जब जांच कराई गई तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई रवीश। तो सोचिए 35 लोगों को 3 से 4 दिन तक कोरोना के मरीजों के साथ रहना पड़ा। तो जब पूरा मामला सामने आया तो सरकार के पहाड़ में जांच बैठाई तो पता है कि जो 6 प्राइवेट लैब्स हैं उन्होंने ये टेस्ट सैंपल कराए थे और टेस्ट सैंपल लेने के बाद उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया। जी, सौरभ से हमारा ऑडियो संपर्क टूट रहा है, पर इसकी जांच हो रही है। देखिए कितनी इस तरह की कमियां उजागर हो रही है, और इस स्थिति के लिए अब वो लोग जिम्मेदार हैं जो व्हाट्सएप मीम की दुनिया से खुशफहमी पाल रहे थे। हम ये बात पहले दिन से आपको बता रहे थे कि अंत तक इसी रास्ते से किसी प्रकार की कामयाबी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि बालकनी में थाली बजाने से मिलेगी तो आप फिर जाइए, रोज जाइए, किसी के कहने का इंतजार मत कीजिए। देखिए डॉक्टर लोगों को भी अब प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फिर लौट कर आते हैं ब्रेक के बाद। Yes. Save the saviors. Namaste. Namaste. Save the saviors. Save the patients. Save the saviors. Save the patients. We want justice. We want. రైతులపై దాడులు. రైతులపై దాడులు. రైతులపై దాడులు. You want justice. We want justice. I want. केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं किया। लेकिन आज ज्योतिरादित्य जी का और तुलसी भाई का मैं इसलिए स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंत्री पद छोड़ के, और अब हो रहे हैं चुनाव, तो ईमानदारी से बताओ, तुलसी अगर विधायक नहीं बने तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? अरे जोर से बताओ, रहेंगे क्या? भाजपा की सरकार बचेगी क्या? तो आपको जो आपने गुरुग्राम, नोएडा या दिल्ली की स्थिति देख रहे हैं या देश भर की, आपको बार बार आज ना कभी कभी और सही फरवरी और मार्च के महीने में लौटकर जाना ही पड़ेगा कि हम क्या कर रहे थे। क्या केंद्रीय नेतृत्व यानी केंद्र सरकार उस वक्त मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में व्यस्त था। 24 फरवरी को ट्रंप की रैली थी, वो तो व्यस्तता आपको मालूम ही है। खुद शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि कमलनाथ की सरकार गिरा दी जाए। हम सब ये बात जानते भी हैं। अनुराग द्वारी जरा बताएंगे इस वीडियो का राजनीतिक महत्व और इसके आने से किस किस तरह की जानकारियां अनौपचारिक से अब औपचारिक हो जाती हैं। देखिए कई सारी बातें रवीश जी। पहला तो ये कि इसमें एक अपडेट ये है कि कांग्रेस ने कहा है इस ऑडियो वीडियो के बाहर आने के बाद कि विधि विशेषज्ञों से राय लेकर वो अब अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं। ये इस मायने में भी अहम है कि राज्य में 24 सीटों पर उपचुनाव बाकी हैं जो शायद संभवतः सितंबर में, लेकिन अभी कोरोना की वजह से हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाए। लेकिन इसमें से अगर 8 से 9 सीटें भी बीजेपी उससे ज्यादा नहीं जीत पाती है तो सरकार मुश्किल में होगी। वहीं कांग्रेस अगर 15 सीटें जीत ले, ये गुणा भाग इस तरह का है, तो कांग्रेस एक तरह से वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी जिस पोजीशन में किसी वक्त पर बीजेपी हुआ करती थी। तो इसके सियासी नफा नुकसान भी है। इस वक्त पर ऑडियो जबकि सरकार बन के 82 दिन हो गए हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ये बीजेपी की अंतर्कलह तो नहीं है, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि अकेले शिवराज सिंह चौहान के मन में कुछ तो वजह थी कि
एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने मंत्रिमंडल गठन का, और उसके बाद भी सिर्फ 5 मंत्री काम कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। बहुत सारे पर अनुराग, इसमें शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जी, पर इसमें तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है सरकार तोड़ने में, और ये भी बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि बर्बाद कर देगी, छोड़ेगी नहीं, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये बड़ी बात नहीं है? हम राजनीति को छोड़ दें, कौन उन्हें भीतर से सेट करना चाहता है, पर क्या ये बड़ी बात नहीं है कि वो कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है कि सरकार गिराओ वहां पर एक राज्य में? जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस बात का एक प्रसंग था जब वो कह रहे थे कि बर्बाद कर देगी। वो इस संदर्भ में कह रहे थे कि बहुत सारी जो योजनाएं थी शिवराज सरकार की, जिसको कि कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया, और सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप लगे, इस संदर्भ में वो बात उन्होंने कही। लेकिन इसी क्लिप में, चूंकि 10 मिनट की क्लिप है, आगे वो 7 मिनट के आसपास ये कहते सुने जाते हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री अमित शाह सबका नाम लेते हैं और ये कहते हैं ये चाहते थे सरकार गिर जाए। तो यकीनन इसके निहितार्थ बहुत ज्यादा है। उस वक्त पर जब देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था, मध्य प्रदेश में एक अलग तरह की सियासी लड़ाई चल रही थी, और हमने सबको देखा आखिर परिणति क्या हुई है कि देश में लाखों लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं और कईयों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी आंकड़े भयावह हैं। जी भयावह हैं। अनुराग लगातार बता रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान खुद ही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि सरकार वहां गिर जाए। ये लोकतंत्र में होता है, लेकिन तब नहीं होना चाहिए जब आप सबकी जिंदगी इस तरह की इस स्थिति में आने वाली हो कि अस्पताल नहीं मिलेंगे, लोग एम्बुलेंस में मर जाएंगे। इसका इंतज़ाम बेहतर तरीके से करना चाहिए था। लेकिन एक बात एम्स के जो परीक्षा हो रही है पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो और ज़्यादा समझ में आई कि एक डॉक्टर ने रायपुर से लिखा कि वो कोविड अस्पताल में काम करती है, जूनियर डॉक्टर है। अब उसे 11 जून को परीक्षा देनी है। इसके लिए वो 700 किलोमीटर की यात्रा करेगी। फिर उसे एक और पीजी का एग्ज़ाम, जो पीजीआई चंडीगढ़ है, एक जिपमेर है, उसका इम्तहान देने के लिए एक 650 किलोमीटर की यात्रा कर भोपाल जाएगी। एक इम्तहान के लिए वो 700 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली आएगी, और एम्स का जो है वो 30 किलोमीटर के आसपास वहीं कहीं रायपुर में होगा, माफ़ कीजिएगा, वो देने आएगी। इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर संक्रमित हैं, उनका 1 साल की तैयारी छूट जाएगी। एम्स ने ये परीक्षा रद्द नहीं की, चंडीगढ़ पीजीआई ने परीक्षा रद्द नहीं की। इस वक्त आप देखिए कि डॉक्टरों पर हम किस प्रकार की मानसिक परेशानी लाद रहे हैं। कायदे से ये बात एम्स के रजिस्ट्रार को समझ जानी चाहिए थी, उनके निदेशक को ये बात समझनी चाहिए थी कि वो खुद भी जानते हैं एक बेहतर डॉक्टर के तौर पे कि 4-4 महीने से जो अस्पताल में दिन रात की ड्यूटी दे रहा है, एक तरह के तनाव की स्थिति में है, क्या उससे इस वक्त परीक्षा लिया जाना चाहिए था? क्या कुछ दिनों के बाद नहीं हो सकता था? इतनी यात्राएं करें और एक हॉल में बैठें। इसी तरह से वो नीट की परीक्षा वाले भी कह रहे हैं। तो अब ऑनलाइन भी एक्सपोज हो गया, हमारा हॉस्पिटल तो एक्सपोज हो ही गया, ये जो ऑनलाइन डिजिटल फिजिटल था ये सब एक्सपोज हो गया, क्योंकि एम्स की परीक्षा ऑनलाइन है। ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए आपको परीक्षा केंद्र पर जाना पड़ रहा है। आपको 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर की यात्राएं तय कर रही हैं, ऑफलाइन चल के ऑनलाइन का इम्तहान देने जा रहे हैं। ऑनलाइन का यही मतलब होना चाहिए था कि आप अपने लैपटॉप से दे दें, लेकिन ये अब नहीं है। लेकिन ये इसलिए ये बात बतानी ज़रूरी थी। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार गिराने का खेल हुआ, लेकिन अच्छा होता कि इतने दिनों में हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अस्पताल, बिस्तर, इन सब के इंतज़ामों पर ध्यान देते और राजनीति करने का मौका नहीं ढूंढते। लेकिन वो वक्त हमने गंवा दिया, 70-80 दिनों का। ब्रेक लेते हैं। रतलाम में कुछ मजदूर लौट कर आए हैं, ये भी प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। कुछ लोग मनरेगा के लिए भी लग गए हैं, वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है, उसके भी समस्याएं आती रहेंगी। ये देखिए, फिर हम ब्रेक से लौट कर आते हैं आपके पास। तमाम लोग शहर छोड़ करके अपने घर जा रहे हैं। आप लोग अपना घर छोड़ करके और वापस यहाँ आए हैं, क्या कारण है? सर मजबूरी है, हम लोग कमाते हैं, सिंगल आदमी है, उतना जो कर नहीं पाते हैं। सब भाई बंधु हैं, 2-2 लड़का 3-3 लड़का है, उसको सब प्रतिवाल नहीं हो रही है। ठीक है, 20 केजी चावल मिला सर, उसमें भी नहीं हुआ। मियाँ बीवी में हुआ, बोला जो नहीं उतना में पैसे नहीं हुआ सर, तो इसलिए हम लोग बाहर चले सर। अगर ये काम नहीं मिलता तो क्या होता, फिर कैसे रहते? तो किसी तरह तो सर जीवन कटना ही पड़ता, नहीं तो जैसे ट्रेन में कट के मर गए कोई आदमी,
जैसे कोई रास्ते चलते चलते मर गए, भूखे मर गए, ऐसे हम लोग को गुजारा करना पड़ता। और क्या करते हैं? कमाने के लिए आए हैं। कमाने के लिए आए हैं। वहाँ सरकार ने कुछ मदद नहीं किया? क्या है, क्या मदद किया सरकार ने? एक बार 20 किलो चावल दिया था और 2 बार 1,000 रुपया दिया। 2 बार 1,000 रुपया दिया था। तो परिवार में कितना लोग हैं आपके? हमारे 4 आदमी हैं। 4 आदमी हैं। तो फिर यहाँ वापस इतना सब कुछ हो गया है, कोरोना चल रहा है, आप आए हैं। परेशानी है, अब नहीं घर चला पाए हैं तो कमाना पड़ेगा। घर पे कितना परेशान हुए? जो लॉकडाउन रहा तो कितना परेशानी उठानी पड़ी, अभी इतना सब हो गया है, वापस आपको आना पड़ा। सर गरीबी के स्थिति में अकेला कमाने वाले आदमी हैं, एक माँ है, बाप है, 4 भैयारी है, 2-3 लड़के हैं, छोटा छोटा है, अकेला कमाने वाला है। थोड़ा परेशानी तो झेलना ही पड़ता है। इसके कारण से 3 महीना से फिर रिटर्न हो गए, पलट वाले हो गए। कुछ नहीं बचा था तो फिर वापस आ गए? जी सर, खेती बाड़ी भी नहीं है अपने पास। असम के तिनसुकिया से बहुत लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि तेल के कुएं में इतनी भयानक आग लगी है, फिर भी इस पर बात नहीं हो रही है। हमारे साथ रतनदीप है। रतनदीप, आप बताएं कि वहाँ ये तस्वीरें ये तो पुरानी हैं, कल रात की हैं, पर फिर भी हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है, और यह भी कहा जा रहा है कि वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसे कितना नुकसान हुआ हो सकता है। देखिए रवि जी, इस पूरे मामले के ऊपर जो सबसे बड़ी खबर ये है कि कल दिन के 1:30 बजे ये आग लगी थी तेल के कुएं में, और इसके बाद ये आग बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा था, और जो सटा हुआ गांव है उसमें ये स्प्रेड हुआ। वहाँ पे कई घर जल गए, तबाह हो गए, जो पेडी फील्ड है वो तबाह हो गए। मगर ओवरनाइट जो ऑपरेशन रही फायर फाइटर्स की, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के फायर फाइटर्स हैं, ONGC के जो फायर फाइटर्स हैं, और उनके साथ इंडियन एयरफोर्स के फायर फाइटर्स भी इसमें, जो फायर टेंडर्स इसमें शामिल हुए, और ओवरनाइट ऑपरेशन में जो स्प्रेड है, जो फैलाव है, जो तेजी से बढ़ रहा था, उसके ऊपर रोक लगाने में आज सुबह उनको सफलता मिली। मगर इस पूरे ऑपरेशन में, और जब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ऑयल इंडिया लिमिटेड के 2 फायर फाइटर उसमें वो मिसिंग थे कल रात से, और आज सुबह NDRF ने एक ऑपरेशन किया, जो तेल का कुआं है उसके सटा हुआ जो वेटलैंड है, वहां से उन दोनों का शव बरामद हुआ है। इस इंसिडेंट में 2 लोगों की जान गई है, अभी तक 4 लोग इंजर्ड हैं। मगर जो अच्छी बात यह है कि क्योंकि 27 मई को यहाँ पे जो कुएं का जो ऑयल वेल का ब्लो आउट हुआ था, इसके बाद से ही यहाँ पे लोगों को ऑयल इंडिया ने इवैक्यूएट कर लिया था, और उनको लेके 12 डिफरेंट रिलीफ कैंप में उनको रखा था। तो जो जान की क्षति और भी ज्यादा हो सकती थी, मगर क्योंकि लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, तो लोग जान से तो बच गए हैं, मगर प्रॉपर्टी, गांव वालों की प्रॉपर्टी का बहुत डिस्ट्रॉय हुए हैं। इसका आंकलन अभी भी नहीं हो पाया है। मगर इससे भी जो बड़ी बात है ये है कि जो कुआं है उसमें जो आग लगी हुई है वो अभी भी जल रही है, अभी भी सिचुएशन ग्रिम है। उसके ऊपर काबू पाने के लिए सिंगापुर से एक्सपर्ट टीम बुलाई गई है, अलर्ट इंटरनेशनल के, और ये जो एक्सपर्ट टीम है उन्होंने जो लोकेशन है उसका मुआयना किया है, उसका रेकी किया है, और इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि 4 हफ्ते लगेंगे इस पूरे आग के ऊपर पहले काबू पाने पर पा पाएंगे वो, इसके बाद ही वो जो गैस लीक हो रहा है उसको कैप कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रतनदीप इन जानकारियों के लिए। हम आपको ये भी बता दें कि ऐसी भी सूचना आई है कि प्रयागराज में टिड्डी दल घूमते फिरते वहाँ पहुँच गए हैं, तो किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। अब देखते हैं राजनीतिक खबरें। लद्दाख से जुड़ी सीमा पर चीन के आक्रामक रुख पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल जुड़े। राहुल गांधी के ट्वीट पर लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने जवाब दिया है।
राहुल ने पूछा था कि क्या चीन ने लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। इसके जवाब में लद्दाख के सांसद ने ट्वीट किया है कि हाँ, 1962 में कांग्रेस के शासन में अक्साई चीन पर कब्जा किया गया। 2008 में यूपीए के शासन में चुमूर इलाके में 2 जगहों पर कब्जा किया। 2008 में चीन ने डेमजॉक में जोरावर फोर्ट को तोड़ा और 2012 में वहां अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाया। नामग्याल ने कहा कि 2008-2009 में यूपीए शासन के दौरान भारत ने एक पुराने व्यापारिक केंद्र डूम चेले को खो दिया। लद्दाख के सांसद ने अपनी बात के समर्थन में कई नक्शे भी दिखाए। कोरोना संकट के दौरान पिछले 84 दिन से अपने सरकारी बंगले से ही काम कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल के कैबिनेट बैठक के लिए बंगले से बाहर निकले। बंगले से कुछ मीटर की दूरी पर अपने सरकारी कार्यालय में उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। कोरोना संकट के चलते अभी तक कैबिनेट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही थी। इससे पहले 3 महीने तक अपने बंगले से बाहर नहीं निकलने पर तेजस्वी यादव और आरजेडी के अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार पर ट्वीट के जरिए निशाने साधे थे। कोरोना पॉजिटिव पाए गए डीएमके के विधायक जे अमजागन की मौत हो गई है। वो चेपक तिरुवल्लीकेनी सीट से विधायक चुने गए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पनीरसेल्वम ने उनकी मौत पर दुख प्रकट किया है। कौन सा सांप बोलते हैं इसको? दुबई बोलते हैं गाँव में। दुबई बोलते हैं इसको? हाँ जी। ये वो प्रजाति है आजकल जो दिख नहीं रही है, विलुप्त होती जा रही है। ये कहते हैं कि 6 महीने एक साइड को चलती है, 6 महीने एक साइड को चलती है, तो वो बोलते हैं। ये फरीदाबाद अस्पताल की तस्वीर है कि कम से कम हमने अस्पतालों में डॉक्टर, बिस्तर, वेंटिलेटर का इंतज़ाम ना किया हो, लेकिन सांपों के आने जाने का इंतज़ाम किया है। ये हमारी कामयाबी है। इस खुशी में आप ताली या थाली बजा सकते हैं इच्छानुसार। ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करेंगे, इस तकलीफ़ की कोई सीमा नहीं है। साधन और संपर्क का महत्व समाप्त हो चुका है। रीता मल वित्त मंत्रालय की एक सीनियर अधिकारी हैं, उन्हें कोविड-19 है। फेसबुक पर वो रोज़ अपनी डायरी लिखती हैं। उनकी डायरी का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो उन्हें सामना करना पड़ा और वो बहुत ईमानदारी से लिख रही हैं, ये चिंता करते हुए कि इतने बड़े अफसर को की हालत जब ये है तो साधन विहीन लोगों की हालत क्या होगी। तो रीता मल का जो ये पोस्ट है वो मेरी आवाज़ में आप सुनिए और मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों को पता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो आज की डायरी पढ़कर थोड़ा सा चौंकेंगे और अपने पाठकों के पास पहुंचने के तरीके से उनको थोड़ा अजीब भी लगेगा। आज मैं अपनी पॉजिटिविटी या अपनी लड़ने की क्षमता का महिमा मंडन नहीं करने जा रही हूँ, बल्कि आज मैं अपने पिछले 24 घंटों के अनुभवों के बारे में लिखने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 29 मई को मैं और मेरे पति कोविड पॉजिटिव पाए गए। हम लोग उस दिन से सेल्फ क्वारंटीन में हैं और ये 13 जून तक चलेगा। मैंने बताया है कि कैसे वायरस ने हम दोनों पर असर डाला, किस तरह के इलाज की ज़रूरत है, किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरह का खाना खाना चाहिए। तो हर एक सलाह और प्रोटोकॉल के बाद भी कल मेरे पति की हालत बिगड़ने लगी। हम वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारी जो पढ़े लिखे हैं और अपने आप को विशेषाधिकार वाले वर्ग से मानते हैं, हमको एक ऐसे डरावने अनुभव से गुजरना पड़ा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मुझे अपनी हैसियत और संपर्कों को लेकर गुमान था, लेकिन कल पता चला कि अगर आप सबसे बड़े अफसर को निजी तौर पर नहीं जानते हैं तो आपके संपर्कों का कोई फ़ायदा नहीं। यू आर डूम्ड।
मैं अपने पति को सांस लेने में कुछ समस्या और दूसरी वजहों से पूसा रोड पर BLK सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लेकर गई, जो मेरे घर के काफ़ी करीब है। मैंने 102 से एम्बुलेंस को बुलाया। मैं कहना चाहूँगी कि सरकार की ये एम्बुलेंस सेवा शानदार है। कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी मुझे उनके साथ अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि हम दोनों अकेले थे। मैंने अस्पताल के डॉक्टरों को अपनी हालत बताई, लेकिन वो कोई मदद कर सकने में समर्थ नहीं थे। वहाँ कोई बेड उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने कोई टेस्ट करने से भी मना कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक वक्त था। मैं उनसे गुजारिश करती रही कि वो टेस्ट करें और टेस्ट के बाद मैं अपने पति को वापस घर ले जाऊंगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने वहीं धरना देने का फैसला किया क्योंकि और कोई चारा नहीं बच रहा था। घर लौटने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी और मैं खुद उनकी देखभाल करने की हालत में नहीं थी। बहरहाल राजनीतिक और सरकारी दबाव डलवाने के बाद उन लोगों ने टेस्ट किए जिनसे पता चला कि उनको अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत है, लेकिन बेड कहाँ थे? हाँ, BLK के अस्पताल में बेड नहीं थे, ना ही आसपास के गंगाराम या मेट्रो नारायणा जैसे किसी अस्पताल में। संयोग से मेरे तमाम मित्र हैं जो फ़ोन पर संपर्क में थे, वो लोग उनके लिए एक बेड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिल सकी। आखिरकार रात 2:45 बजे मैंने उनको LNJP अस्पताल ले जाने का फैसला किया, जहां बेड उपलब्ध थे। रात 3 बजे उनको अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। इस पूरे वाक़ये से मुझे ये एहसास हुआ है कि हम लोग कितने असुरक्षित हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, आपके कहाँ कहाँ पर संपर्क हैं, आप किस ओहदे पर हैं या आपकी क्या हैसियत है। जब आप बीमार हों और आपको मेडिकल सहायता ना मिले तो बाकी सब किस काम का। हम मिडिल क्लास के लोग जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, बहुत ही असहाय हैं। उनके बारे में सोचिए जिनके पास कुछ नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, पीछे से किसी तरह की कोई मदद नहीं है। ऐसे हालात में वो कैसे रह रहे होंगे। मुझे गुस्सा आया, मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया, मुझे निराशा हुई, मुझे दर्द महसूस हुआ, मुझे तरस भी आया, सहानुभूति भी हुई और मुझे उन लोगों के लिए डर भी लगा जिनके पास कुछ नहीं था। अब अपने घर में मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरे पति अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पता है कि वो जीतेंगे और जल्द ही घर लौटेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो इस वायरस का शिकार हो रहे हैं? उनके बचने के कितने मौके हैं? इस बात की कि कितनी गारंटी है कि वो इस महामारी से सकुशल बाहर आएंगे? अगर मेडिकल सुधारों की इतनी कमी है तो क्या लॉकडाउन को हटाने की क्या कोई तुक बनती है? मुझे पता है ये विवाद का मुद्दा है, लेकिन क्या इंसान की जान अर्थव्यवस्था से ज़्यादा अहम नहीं है? मैं इसे यहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास न ऊर्जा है न किसी तरफ झुकाव। लेकिन सबको सोचना चाहिए। सादर, रीतामल, अवर सचिव, भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय, वित्त मंत्रालय।